जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय में। आई होप साथियों आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोगों की जो स्टडी है, जो प्रिपरेशन है, वो एकदम शानदार वे में कंटिन्यूअस चल रही होगी। तो आज का हम लोगों का टॉपिक जो है साथियों, ये है यूपीएससी सी सेट 2022। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सी सेट में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको कैसे हमको हैंडल करना होता है। तो यही सब टेक्निक आज हम लोग इस पार्ट में सीखेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी देखेंगे और उनसे सबक सीख करके किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको किस तरह हमको धैर्य के साथ उनको सॉल्व करना होता है। बहुत ही आसान तरीके से आज हम लोग इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इन्हीं चंद लाइनों के साथ ये क्या है कि वो मंजिलें भी सर झुका देंगी। क्या है? वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। तो ये है साथियों हम लोगों के लिए ये लाइनें हैं कि जब हम लोग अपनी तैयारी में कंटिन्यूअस बनाए रखते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग अपनी स्टडी को लेकर के जब हम अपना 100% दे करके किसी काम को करते हैं, तो उसमें ज़रूर ही हम लोगों को सफलता मिलती है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं और उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है साथियों, ये है नंबर 3 का प्रश्न और इसमें हम लोगों को बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। ये संख्या क्या है? 20, 10, 10, 15, 30 एंड 75 बताना है कि x के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न हम लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, तो समझ जाइएगा तुरंत इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो किया गया है। और वो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से स्टार्ट हुआ है, चूँकि देखो ये 20 से नंबर 10 पर आ रहा है, यानी कि पहला नंबर बड़ा है और उसके जस्ट बाद वाला नंबर छोटा है। तो यहाँ पर जो नंबर हो, इसमें एक ही कंडीशन हो सकता है, इसका देखो यहाँ पर आधा लिखा गया है। तो जब इस तरह से प्रश्न दिखें, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं तो ये और सुविधा होगी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या रूल फॉलो किया गया है। देखो अभी हमने यहाँ पर बताया कि ये बड़े नंबर से छोटे नंबर पर और ये सीरीज़ बढ़ती जा रही है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि ये 20 से 10 पर जाना। तो इसमें अगर हम 0.5 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, तो ये नंबर हमको मिल जाएगा 10। और फिर इस नंबर में अगर हमसे इस 10 से 10 पर जाना है तो 1 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब देखो इससे 10 से 15 पर जाना है तो इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई किया गया है। 15 से 30 पर जाने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 2 का कर दिया गया है। और 30 से जाना है 75 पर, तो यहाँ पर 2.5 का मल्टीप्लाई किया गया है। और 75 से अब हम लोगों को x के स्थान पर जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है। तो अब देखो इसमें सबसे पहले आधे नंबर से गुणा किया गया, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से। तो इसके बाद में यहाँ पर किस नंबर से हम लोगों को गुणा करना होगा? 3 से गुणा करना होगा। तो 75 में जब हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो 3 पच्चे 15 होता है और 3 सत्ते 21 और 1 यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो इस तरह से साथियों हम लोगों को जो प्रश्न संख्या 1 था उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गलत हो गया, 3 सत्ते 21 और 1 22 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 225। चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये है, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही यहाँ पर, ठीक। तो प्रश्न संख्या जो 1 था इसका करेक्ट आंसर हो गया साथियों 225। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न संख्या 2 बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बट ये लॉजिकल है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, बट कोई बात नहीं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। चलिए देखिए ये है प्रश्न, ठीक। ये प्रश्न क्या है कि किसी पहचान पत्र की संख्या ABCDEFG है, किंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो, जहाँ पर हर वर्ड किसी भिन्न अंग, ये जो यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे गए हैं, ए से लेकर के जी तक लिखा गया है, टोटल 7 लेटर्स लिखे गए हैं, बट ये आवश्यक नहीं है कि इसी आर्डर में लिखे गए हैं। और यहाँ पर जो ये नंबर्स लिखे गए हैं, जो लेटर्स लिखे गए हैं, इनको एक नंबर्स में भी डिफाइन किया गया है। और वो नंबर्स कौन से हैं? 1, 2, 4, 5,
7, 8 और 9 है। इन्हीं नंबर से इसको डिफाइन किया गया है। फिर आगे इसमें बताया जा रहा है इन्फॉर्मेशन, यह संख्या अंक 9 से विभाज्य है। अगर इन टोटल नंबर को लिखा जाता है तो ये जो प्राप्त संख्या होगी ये 9 से डिविजिबल है। फिर बताया जा रहा है कि अगर दाहिने से एक पहला अंक मिटा दिया जाए तो परिणामी जो संख्या होगा वह 6 से विभाज्य हो जाएगा। फिर बताया जा रहा है कि उसके मूल संख्या के दाहिने से 2 अंकों को मिटाया जाए तो परिणामी जो संख्या होगा वह 5 से विभाज्य हो जाएगा। इसके बाद में अगेन इसमें बताया जा रहा है कि मूल संख्या के दाहिने से अगर 3 अंकों को मिटाया जाता है तो जो वहाँ पर परिणामी संख्या होगा वह अंक 4 से विभाज्य होगा। अगेन इसमें बताया जा रहा है कि मूल संख्या के अगर दाहिने से 4 अंकों को मिटाया जाए तो जो परिणामी संख्या होगा वह 3 से विभाज्य होगा। फिर इसमें अगेन बताया जा रहा है कि मूल संख्या के दाहिने से अगर हम 5 अंकों को मिटा देते हैं तो जो परिणामी संख्या प्राप्त होगा वह अंक 2 से विभाज्य होगा। तो यही बताना है लास्ट में कि निम्नलिखित में से कौन सा इस संख्या के ठीक बीचों बीच ठीक तीनों अंकों के योग का संभव मान हो सकता है। और ये जो बताना है ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, ये है हम लोगों के पास ऑप्शन है 8 है, 9 है और 11 एंड 12, ये हम लोगों के पास ऑप्शन है। इन्हीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को बताना है कि वह ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस वैल्यू को ठीक है या जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टोटल कितने नंबर हैं? 7। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 7 नंबर बना लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक, ये जो 7 है ये टोटल जो नंबर है ये डिविजिबल है 9 से। ठीक, अब यहाँ से अगर हम लोग एक नंबर को डिलीट कर देते हैं यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो नंबर है तो ये नंबर डिविजिबल हो जाता है 6 से। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख लेते हैं इसको भी। अगर फिर से यहाँ से एक नंबर डिलीट करते हैं तो ये जो नंबर है ये डिविजिबल हो जाएगा 5 से। ठीक, अगर फिर से यहाँ से एक नंबर राइट हैंड साइड से डिलीट करते हैं तो ये जो नंबर होगा ये टोटल डिविजिबल होगा 4 से। अगेन यहाँ से हम लोग अगर ये नंबर डिलीट करते हैं तो ये जो परिणामी संख्या होगा ये डिविजिबल होगा 3 से। अगेन फिर से बताया जा रहा है कि अगर यहाँ से हम लोग डिलीट करते हैं तो ये जो डिविजिबल हो जाएगा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये है क्वेश्चन और हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में हम लोगों ने देखा कि ये चूँकि कंप्लीट जो ये नंबर है ये 9 से डिविजिबल है, बट अगर एक नंबर यहाँ से हम लोग डिलीट कर रहे हैं तो ये जो नंबर है यहाँ से यहाँ तक का ये 6 से डिविजिबल है। चूँकि जो 6 होता है इसका फैक्टर होता है 2 और 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो नंबर होगा वो टोटल डिविजिबल होगा 3 से और यहाँ से ले करके यहाँ तक जो नंबर होगा वो डिविजिबल होगा 9 से। तो यानी कि यहाँ पर ये कंफर्म होगा कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो तो 9 होगा। यहाँ पर हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि अब जो नंबर आएगा वो 6 से डिविजिबल है। जब 6 से डिविजिबल है तो 6 में अभी हम लोगों ने देखा 6 का जो फैक्टर होता है 2 × 3 होता है, यानी कि यहाँ पर जो नंबर होना चाहिए उसका यूनिट डिजिट या तो 2, 4 या फिर 8 होना चाहिए। चूँकि हम लोगों के पास जो संख्याएं दी गई हैं वो है 1 2 4 5 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू है जो 6 से डिविजिबल होगी वो होगी 2, 4 और 8। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक बार मेंशन कर लेते हैं। ठीक, तो अब चलिए इसको हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर। ठीक, तो देखो अभी हमने बताया ये यहाँ पर 9 फिक्स हो गया। यहाँ पर वैल्यू जो हो सकती थी वो हो गया 2, 4 और 8। यहाँ पर देखो चूँकि ये नंबर बताया जा रहा है कि ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल है। ये आप सभी को पता होगा जो 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो जो उसका डिविजिबिलिटी रूल यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए। 0 हम रख नहीं सकते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये तो वैल्यू फिक्स हो गया कि यहाँ पर 5 होगा। ठीक, ये तो फिक्स हो गया।
अब यहाँ पर देखो फिर से ये बताया जा रहा है कि ये जो टर्म था यहाँ पर जो होगा ये किससे डिविजिबल था, 4 से डिविजिबल था। तो 4 का जो मल्टीपल होता है, जो इसका फैक्टर होता है 2 और 4 खुद का होता है। तो यानी कि फिर से यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है क्या, 2, 4 और 8 हो सकता है। बट यहाँ पर देखो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न के पास। तो यहाँ पर जो प्रश्न बताया गया है इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर प्रश्न ध्यान से देखें, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था हम लोगों को यह बताना था कि ये जो 7 संख्याएं दी गई हैं, ठीक इनके बीचों बीच जो ये 3 अंक होंगे उनका योग क्या हो सकता है। ठीक, तो ये हम लोगों को इसमें बताना था। तो यहाँ पर जो हम लोग 3 संख्या देख पा रहे हैं वो ये 3 संख्याएँ हैं। ठीक है, ये जो 3 संख्याएँ हैं, इन्हीं 3 संख्याओं का हम लोगों को बताना है कि इसका योग क्या होगा। चूँकि 5 का जो वैल्यू है ये इसका प्लस तो फिक्स हो गया, यहाँ पर 5 ही होगा। अब यहाँ पर 3 वैल्यू पॉसिबल है मिडिल में, 2, 4 और 8। तो अब हम लोग एक एक करके इसको चेक करते हैं। अगर 5 और 8 हम लोग रखते हैं तो ये हो जाएगा 13, और हम लोगों के पास अभी भी एक प्लस बच रहा है। अगर यहाँ पर एक भी रखते हैं तो 13 + 1 हो जाएगा 14। तो चूँकि 14 ऑप्शन में है नहीं, ठीक, तो इसलिए जो 8 है ये हो गया गलत। अब फिर से हम लोग देखते हैं 4 को, तो 5 और 4 हो गया 9, 9 प्लस अगर मान लो फिर से यहाँ पर 1 हो गया तो 9 और 1 हो गया 10। चूँकि ए भी ऑप्शन में नहीं है तो ये भी हो गया गलत। फिर हम लोगों के पास जो वैल्यू बचता है वो बचता है 2। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे 5 + 2 7, 7 + 1 8। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। चूँकि ये जो 8 है ना ये ऑप्शन में है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ये जो है ये यहाँ पर 8 मौजूद है। तो इसलिए जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए एक बार इसको हम लोग संक्षेप में फिर से समझ लेते हैं। इसमें क्या था, टोटल 7 नंबर था। ये जो पहला नंबर लिखा गया है 1 से लेकर के 9 तक, ये 9 से डिविजिबल था। अगर दाहिने तरफ से एक नंबर को हटाते हैं तो ये 6 से डिविजिबल है। फिर से एक नंबर हटाएंगे तो ये 5 से डिविजिबल होगा। फिर से एक नंबर हटाएंगे तो 4 से डिविजिबल होगा। फिर से एक हटाएंगे तो 3 से डिविजिबल होगा। और फिर से एक हटा देंगे तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। चूँकि ये कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल था और यहाँ से एक हटाने के बाद में 6 से डिविजिबल था। तो ये जब 6 से डिविजिबल है, ये नंबर टोटल 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर ये टोटल 9 से डिविजिबल था, तो यहाँ पर हम लोगों ने 9 को फिक्स कर दिया, ठीक। तो ये हो गया। तीसरे स्थान पे ये 5 से डिविजिबल था, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 है नहीं तो यहाँ पर 5 फिक्स हो गया। फिर प्रश्न में बताया गया था कि इन तीनों का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, और ये जो था ये 4 से डिविजिबल था, ठीक है। यहाँ पर तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल भी हम लोगों ने जब चेक किया तो यहाँ पर 3 पॉसिबल वैल्यू आया निकल के, 2, 4 और 8। तो 8 और 4 को हम लोगों ने चेक किया तो ये नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन में ही नहीं था। तो यहाँ पर एक ऐसा केवल वैल्यू पॉसिबल है जो है 2, यहाँ पर रखने पर इस ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है, और ये जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। चूँकि ये सीसेट का पेपर है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर जो है, इसके क्वेश्चन नंबर आपको डिसऑर्डर में देखने को मिल सकते हैं, तो ये कोई मैटर नहीं करता है। और आप लोग डायरेक्ट प्रश्न देखिए और इसके आंसर को करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 7 है इसमें हम लोगों को बताना है कि जून 2099 के किस दिनांक को रविवार होगा। अब यहाँ पर चूँकि डेट दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर डेट हम लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि जो रविवार है ये जून 2099 के किस दिनांक को पड़ेगा, ये बताना है। तो एग्जैक्ट इसमें डेट पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो जून से पहले क्या आता है, मई आता है। तो जो 31 मई है उसको अगर हम लोगों को पता चल जाए कि कौन सा डेट था या उस डेट को कौन सा दिन था,
तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि जून का जो यहाँ पर डेट दिए गए हैं ये सब स्टार्टिंग डेट दिए गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं कि किस तारीख को रविवार होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हम लोगों के पास फार्मूला होता है क्या होता है, YLTD/7 होता है, उसी से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला है Y+L+C+D और ये है बाई 7। अब इसी पर वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो 99 है, इससे कम करके लिखेंगे, यहाँ पर 98 हो जाएगा। प्लस इस 98 को हम लोगों को 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर होता है 24 चौका 96, केवल हम लोगों को भागफल से मतलब है। लीप ईयर इसमें 0 हो जाएंगे चूँकि 2000 है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को यहाँ जनवरी से लेकर के मई तक जाना है। तो हम लोग यहाँ पर चाहें तो जनवरी को पूरा भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोगों ने देखा था कि इसके हम लोग लास्ट इस पूरे मंथ के जो टोटल डेट होते हैं, ठीक है, जो टोटल दिन होते हैं उसको हम लोग अगर 7 से डिवाइड कर देते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जनवरी में होते हैं 31 दिन, उसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर आएगा 3। इसी तरह से फरवरी में होता है 0 और मार्च में होता है 3, इसके बाद में अप्रैल में होता है 2 और मई में हो जाएगा 3। ठीक, ये हो गया हम लोगों का 1 जनवरी से लेकर के 31 मई तक का डेट। अब यहाँ पर हम लोगों को कर देना है इसको 7 से डिवाइड। तो 7 से अगर 98 को डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 14 7 98। अगर 24 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 शेष बच जाएगा। ठीक, अब इन सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। 3 + 3 होता है 6, 6 + 3 होता है 9, 9 + 3 होता है 12, 12 + 2 होता है 14। तो 14 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 0। यानी कि हम लोगों ने जो माना था कि 31 मई 2099 को कौन सा डेट था या कौन सा, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि 31 मई 2099 को कौन सा दिन होगा। तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो यहाँ पर रिमाइंडर निकल के आ गया 0, और 0 पर हम सभी को पता है 0 या 7 पर जो दिनांक होता है या जो डेट होता है जो दिन होता है वो क्या होता है, रविवार होता है। जब अगर हम लोग 7 से इस फार्मूले से जब हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर 0 या 7 आता है तो उस पर जो दिन होता है वो रविवार का होता है, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगलवार। ठीक, तो इसी तरह से जब टोटल अब हम लोगों को बताना है 31 मई को क्या था, रविवार। तो अब 31 मई के बाद में जून आएगा, तो अब इसमें हम लोग +7 ऐड कर देंगे। ठीक है, जब +7 ऐड कर देंगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। तो यानी कि वह जो हमसे पूछा गया था इस प्रश्न में कि जून 2099 के किस दिनांक को रविवार होगा, चूँकि इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग मंथ का डेट बताना था, तो वो ऑप्शन हो जाएगा 7 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 और ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम जूम कर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। प्रश्न है 1840 के एक बिल का ₹50, 20 और 10 के मूल्य वर्ग के नोटों में भुगतान किया जाता है। कुल मिलाकर 50 नोट काम में आए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, अब जो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1, इसमें बताया जा रहा है कि 50 रुपया वाले 25 नोट काम में आए और शेष भुगतान 20 रुपया वाले और 10 रुपया वाले नोटों में किया गया। यानी कि जो इन लोगों का टोटल बिल था 1840 रुपये का था। टोटल इन लोगों को 50 नोट काम में लाना है और इसमें से जो नोट है 50 रुपये का है, 20 रुपये का है और 10 रुपये का है। तो जो पहला स्टेटमेंट है इसमें बताया जा रहा है कि 50 रुपये वाले 25 नोट काम में आए। तो 50 रुपये वाले अगर 25 नोट निकल जाते हैं तो 25 × 50 यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे 25 × 50,
तो यहाँ से टोटल निकल के आ गया 25 दूना, तो ये हो गया टोटल 1250 रुपया। यानी कि 1840 में से इन लोगों ने 50 रुपये के नोटों से 1250 रुपया पे कर दिया। तो अब 1840 में से क्या कर देना है, 1250 रुपया घटा देना है। अब हम लोगों के पास टोटल बच गए हैं 20 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट, टोटल 25 नोट। ठीक है, अब हम लोगों को जो पैसा पे करना है इन रुपयों में, यहाँ पर 1840 माइनस 1250, तो यहाँ से हो गया 0, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस 2 5। ठीक, अब चूंकि हम लोगों के पास अभी जो नोट्स हैं वो टोटल हैं 25 नोट्स। अब मान लेते हैं चूंकि 25 नोट हैं और रुपया का जो नोट है 20 रुपये का है, 10 रुपये का है। 25 रुपये का अगर मान लो टोटल हम 20 रुपये वाले ही नोटों का संख्या यूज़ करते हैं, यानी कि 20 रुपये वाले नोटों का जो संख्या है टोटल मान लेते हैं 25 है और इन्हीं को यूज़ करते हैं, तो 25 गुणे हो जाएगा 20, 25 गुणे 20, और ये जो रुपया निकल के आएगा टोटल निकल के आएगा 500 रुपये। और चूँकि हम लोगों को जो पैसा अभी पे करना है वो 590 रुपया खर्च करना है, और हम लोगों के पास चूँकि 50 नोट ही थे, वो 50 नोट यूज़ हो गए, और जो कि हम लोग पूरा बिल नहीं पे कर पाएंगे इस पूरे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है इस वजह से ये हो गया गलत। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बताया जा रहा है कि अगर मान लो 20 रुपया वाले 35 नोट काम में आए और शेष भुगतान के लिए 50 और 10 रुपया वाले नोटों का प्रयोग किया गया। अब चूँकि 35 रुपये का जो नोट है, सॉरी जो 20 रुपये का नोट है, ये 35 नोट काम में आ गए, तो 35 दूना हो गया 70, ये हो गया टोटल 700 रुपये। यानी कि इन लोगों ने 700 रुपये पे कर दिया। अब जो टोटल था 1840 में से अगर 700 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1140 रुपया। और जो नोट हैं हम लोगों के पास वो टोटल 15 नोट बचे हुए हैं, और 15 नोट अब मान लेते हैं टोटल अगर हम लोग 50 का ही यूज़ किया जाता है तो 15 पच्चे 75 होता है। यानी कि 750 रुपया ही हम लोग और उससे पे कर पाएंगे। चूँकि पैसा जो हम लोगों को पे करना हुआ 1140 रुपया पे करना है, यहाँ भी पैसा कम पड़ जा रहा है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट हो गया गलत। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है इसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10 रुपया वाले 20 नोट काम में आए और शेष भुगतान 50 और 20 रुपये के नोटों के रूप में किया गया। तो चूँकि 10 रुपया का जो नोट है वो 20 नोट काम में आ गया, तो 20 दहामा कितना हो गया, 200 रुपया पे कर दिया गया। 1840 में से 200 अगर पे कर दिया गया तो बच कितना गया, 1640 रुपया अभी भी हम लोगों को पे करना है। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास जो नोट हैं टोटल 30 नोट हैं। अब मान लेते हैं वो जो 30 नोट हैं वो 500 के रूप में पे किए गए, तो 30 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो ये आ जाएगा निकल के 1500 रुपया। चूँकि पे करना है 1640 और रुपया दे रहे हैं 1500 रुपया, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये तीनों के तीनों क्या हैं, गलत हैं। तो ऑप्शन हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा। इसमें से पूछा गया था कि उपरोक्त में से, यहाँ क्या है, उपयुक्त में से कौन सा से या सही है, तो इसमें से क्या बताना है कि ये जो 1, 2 और 3 क्या है, 3 के तीनों गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है और ये भी एक मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देखते हैं। एक अंक, ठीक है, यहाँ पर जो बताया गया है कि अंक 1 से लेकर के 9 3 पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 3 अंक हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 से लेकर के 9 तक अंक लिखा गया है और ये 3 पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 अंक लिखे गए हैं। अभी तक का ये इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी पंक्ति में बनी संख्या पहली पंक्ति में बनी संख्या की 2 गुनी है, और तीसरी पंक्ति में बनी संख्या पहली पंक्ति में बनी की संख्या 3 गुनी है। किसी अंक को 2 बार रखने की अनुमति नहीं है। यदि 4 अंकों
2, 3, 7 और 9 में से केवल 3 अंकों को पहली पंक्ति में व्यवस्थित करने की अनुमति हो तो इन पंक्तियों में व्यवस्थित करने के लिए ऐसे कितने संयोजन संभव हैं। यानी कि इस प्रश्न का पूरा कंक्लूजन यह है कि टोटल 1 से लेकर के 9 तक अंक लिखे गए हैं, ये 3 पंक्तियों में लिखे गए हैं। एक पंक्ति में कितने अंक हैं, पहले जो पंक्ति है इसमें 2, 3 और 7 और 9, इन्हीं 4 अंकों में से कोई 3 अंक हम लिख सकते हैं। दूसरी जो पंक्ति होगी, यानी कि ऐसे है पंक्ति, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई। इसमें 3 डिजिट हैं, तो इसमें बताया जा रहा है इसमें भी 3 ही हैं, ठीक है, और इसमें भी 3 डिजिट हैं। बट ये जो दूसरी पंक्ति है इसमें इसका डबल है, ठीक। और इस वाली थर्ड वाली पंक्ति में इस पहले रो में, यानी कि पहली पंक्ति में जो नंबर है इसका 3 गुना है। और हमारे पास जो नंबर है 1 से लेकर के 9 तक नंबर है, किसी भी नंबर को हमको 2 बार नहीं लिखना है। तो यही अब बताना है टोटल ऐसी कितनी संयोजन होंगी। हमारे पास जो ऑप्शन है इसको हम जूम कर दे रहे हैं, फिर से आप लोग इसको देख सकते हैं। ऑप्शन है जो हम लोगों के पास हैं 4 हैं, 3 हैं और 2 हैं, 1 हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें जो बताया गया है, हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर ये कुछ नंबर्स लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर हम लोगों को यूज़ करना है, टोटल यही नंबर यूज़ करना है। यानी कि पहली पंक्ति में हमारे पास इतने नंबर हो सकते हैं, ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट यहाँ पर ऐसे पॉसिबिलिटी को हम लोगों को यहाँ पर चूज़ करना है जो ये सभी में फॉलो कर जाए। अब देखो अगर यहाँ पर हम पहले नंबर को पुटअप करते हैं तो इसका अगर हम लोग डबल करेंगे, ठीक है, तो 2 सते होता है 14, 2 तियाँ 6 और 1 होता है 7। यहाँ पर पहले बता दिया गया है कि किसी भी नंबर को हम लोगों को 2 बार प्रयोग नहीं करना है, एक बार में, ठीक है। तो यहाँ देखो 4 है और यहाँ भी 4 हो गया, तो ये नंबर पहला जो पॉसिबिलिटी था गलत हो गया। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी को अगर हम लोग देखते हैं तो 2 तियाँ 6 होता है, 2 सते 14 और 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी तक किसी भी नंबर का रिपीटिशन नहीं हुआ। फिर अगर इसी में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तीसरी रो के लिए, तो 3 तियाँ 9, 3 सते 21 और 3 दूना 6 और 2 8। यानी कि यहाँ पर ये जो हम लोगों ने दूसरा पॉसिबिलिटी देखा ये सेटिस्फाई हो गया। यानी कि इसमें 1 से लेकर के 9 तक नंबर भी यूज़ हो गए। पहली पंक्ति का ये दूसरा वाला डबल है और तीसरा जो है ये ट्रिपल भी है, बट इन तीनों में कभी भी कोई जो नंबर है वो रिपीट नहीं है। तो ये पहला संयोजन हो गया। अब इसी तरह से अगर हम लोग दूसरी पॉसिबिलिटी को देखते हैं, वो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, 3, 2 एंड 7 है। इसको हम लोग चेक करते हैं, तो जब इसका डबल करेंगे तो आएगा 6, 5, 4, ठीक। इसमें भी देखो अभी तक किसी भी नंबर का रिपीटिशन नहीं हुआ है। फिर अगर इसका हम लोग ट्रिपल करेंगे तो हो जाएगा 3 सते 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तियाँ 9। यानी कि इसमें भी किसी भी नंबर का रिपीटिशन नहीं हुआ और पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति डबल है और पहली पंक्ति का तीसरी पंक्ति जो है वो ट्रिपल भी है। तो यहाँ पर 2 ऐसे पॉसिबिलिटी हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो फॉलो करते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 10 था इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और इसी तरह से आप लोग इसको एक बार पूरा देख लीजिएगा, ये इतनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। और ये सब जो गलत हुए हैं इधर, इसमें जो नंबर है कहीं डबल आ जा रहा है और कहीं पर जो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो ऐसा केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है जो इस पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, ये कोडिंग और डिकोडिंग का है। बताना कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए और नए क्रम में आया हर वर्ण उस वर्ण को निरूपित करता है जिसका मूल स्थान उसने लिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ का जो लखनऊ है इसको निरूपित करेगा। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो लखनऊ है इसको हम लोग किस रूप में कोडित कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके कहने का मतलब क्या है ये देखो, चूँकि यहाँ पर जो हम लोग ABCD पढ़ते हैं वो A से लेकर के Z तक लिखे जाते हैं, बट इन्होंने क्या बताया कि इसको जो लिखा गया है वो Z से A के रूप में लिखा गया है। और इन्होंने बताया जो लखनऊ है ना, इसको सीधे क्रम में मान करके लिखा गया है, LUCKN
और ओ डब्लू। तो अब हम लोगों को बताना है कि अगर इस क्रम में लिखा जाए तो इस लखनऊ को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो देखो ये जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ नहीं कि हम लोगों को ये जो लखनऊ लिखा गया है इसके जो लेटर हैं इसको अपोजिट लिख देना है, इसके जितने भी लेटर हैं। तो यल का अपोजिट होता है ओ, यू का अपोजिट होता है एफ, और सी का अपोजिट होता है एक्स, के का अपोजिट होता है पी, एन का अपोजिट एम, ओ का अपोजिट एल, और डब्लू का अपोजिट होता है डी। तो अब हम लोग ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ओ एफ एक्स, ओ एफ एक्स ये नहीं गलत, ओ एफ एक्स ये भी नहीं गलत, ओ एफ एक्स ये हो सकता है, और पी, ओ एफ एक्स पी, एम एल डी, यहाँ पर डी नहीं है, ई है, गलत है। तो ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 16 था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 17 है साथियों, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको हम और थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। ये हो गया प्रश्न संख्या, आपको इसको बताना है क्या आंसर होगा। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है प्रश्न, ये है इन आ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150, सॉरी इसका हिंदी वर्जन इसमें नहीं लिखा गया है तो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। इन आ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 इंटायर्स, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match results in a tie or draw. How many matches are played in the entire tournament? मतलब यहाँ पर कहने का कुल मतलब यह है कि 125 शतरंज का खेल जो है इसमें टोटल प्रतिभाग होते हैं। इसमें अगर जो प्लेयर जो टीम हारती है उसको बाहर कर दिया जाता है, यह मानते हुए कि इसमें कोई भी मैच ना तो ड्रा है और ना ही टाई है। तो टोटल बताना है कि टोटल जो इसमें मैच हुआ है या जो खेल हुआ है ये टोटल कितना हुआ है, कितना टाइम्स। ठीक, और जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन है 151, 150, 149 और 148। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं इसका करेक्ट आंसर जो डायरेक्ट होता है ये 149 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखो टोटल 150 टीम है, जो हारती है उसको बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, एक बार में दो टीमें खेलेंगी तो एक बाहर हो जाएगा दूसरा खेलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 149 होता है। अब चलिए इसको हम लोग विस्तृत में देख लेते हैं क्या आंसर होगा। देखो टोटल है 150, ठीक है। अब मान लो इसमें से जो आधा है, ठीक है, इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो आएगा 75, यानी कि 75 यहाँ से हारेगी और 75 जीतेगी, तो 75 हो जाएगा बाहर, ठीक है। फिर इस 75 का आधा जो होगा वो होगा 37, ये मैच जीतेगी और दूसरी टीम हारेगी, जो हारेगी वो बाहर हो जाएगी। फिर इसका होगा आधा 19, ठीक है। फिर इसका आधा होगा 9, फिर इसके बाद में आधा हो जाएगा, ठीक, यहाँ से 9 के बाद में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 के बाद में 3 हो जाएगा और 3 के बाद में 1 हो जाएगा। इस तरह से जब हम इन सभी को काउंट करेंगे तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा, 149 हो जाएगा। यानी कि जब भी इस तरह से प्रश्न पूछे जाएं कि मान लो जितनी भी टीमें दी जाएं, जो हारेगी अगर उसको बाहर कर दिया जाएगा, कंडीशन यह है ना तो इसमें कोई मैच टाई होता है और ना ही ड्रा होता है। तो इसमें जो मैच होता है टोटल उसमें से 1 माइनस कम करके कर देते हैं और वही हम लोगों का करेक्ट आंसर होता है। इसका लॉजिक यही है कि जो टीम हारती है उसको बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पर टोटल 150 टीम्स थी, तो अगर उसमें 75 जीतेगी और 75 जो टीम होगी वो हार जाएगी तो वो बाहर हो जाएगा। फिर इसी तरह से उसको हम आधा करेंगे, ये 37 हो जाएगा, 37 का 19 और 19 का 9, यहाँ से 5 और 3 और ये 1 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग जो टोटल ऐड करेंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा 149 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या ये भी है, अल्फ़ाबेट का प्रश्न है और ये जो है सीटिंग अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि वर्ण ABCDE इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि A और E के बीच यथातथित 2 वर्ण हैं। इस तरह कितनी व्यवस्थाएं संभव है, यानी कि ये भी अरेंजमेंट का ही है क्वेश्चन। तो इसमें टोटल ABCDE 5 व्यक्ति हैं,
या 5 वर्ण हैं यहाँ पर, और ए और ई के बीच में केवल 2 वर्ण लिखे गए हैं। तो इसमें बताना है कि जो यह पॉसिबिलिटी हो सकती है अरेंजमेंट का, जो इनको व्यवस्थित करने का मेथड, वो कितनी हो सकती है टोटल। तो टोटल देखो यहाँ पर कितने हो सकते हैं। ए और ई को यहाँ पर जो कंडीशन बताया गया है इसी को पकड़ो और इसी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ है ए और यहाँ पर हम लोग बना देते हैं ई। ठीक, ये हो गया ए और ई, और यहाँ पर है टोटल। तो ये पॉसिबिलिटी है इनको बैठाने का। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ पर ए को रख सकते हैं, ई को यहाँ पर। ठीक है, तो ए और ई के बीच में ठीक 2 लोग हो गए और एक इधर हो गया। ये पहला कंडीशन हो गया। ये दूसरा हो सकता है कि ई को पहले बैठा दिया जाए, ए को यहाँ पर रख दिया जाए। यहाँ पर 2 लोग बैठ सकते हैं, एक लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। ठीक, तो ये भी हो सकता है कि ई को अब हम लोग एक स्थान इधर से छोड़ के यहाँ पर बैठाएं और ए को यहाँ पर बैठाएं, तो भी तो इनके बीच में 2 का गैप हो रहा है। सेम इसी तरह से ए को भी ऐसे हम लोग बैठा सकते हैं। तो देखो, चूंकि एक में जो हो रहा है इनको बैठाने का कंडीशन, वो टोटल यहाँ पर निकल के आ रहा है 3। ठीक है, पहले में 3 और दूसरे में 3, यानी कि इन दोनों में टोटल हम यहाँ पर जो बैठा सकते हैं 6 तरीके से बैठा सकते हैं। ठीक, तो 6 का डबल कितना हो गया, 12। ठीक है, इन दोनों में हम लोग कितने तरीके से इनको बैठा सकते हैं, 12 तरीकों से बैठा सकते हैं। चूँकि ये जो पॉसिबिलिटी है टोटल 4 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो 12, ये देखो इसका डबल है, तो 12 का डबल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 24 था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर से एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ए और ई के बीच में ध्यान रखना है कि 2 लोगों को बैठाना था और इसी को मानकर सॉल्व करना है। टोटल 5 लोग हैं, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इतने रूप में ए और ई को बैठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 3 तरह से यहाँ पर स्पेस है। ठीक है, तो तीनों को जो बैठाने का पॉसिबिलिटी होता है वो यहाँ पर 3 का डबल कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 6, और चूँकि ये कितने हैं, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी इधर हुआ और 2 पॉसिबिलिटी इधर हुआ, तो 6 का मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 तो 24 हो जाएगा, या इन दोनों को हम 2-2 का पेयर बना के सॉल्व करें तो भी 24 ही होगा। तो इस तरह से 24 का ऑप्शन भी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न पूछा जा रहा है जेड एक्स का क्या है, मतलब हम लोगों को बताना है कि जेड क्या है, जेड का जेंडर क्या है, भाई है बहन है। सॉरी, यहाँ पर बताना है क्या जेड एक्स का भाई है। यहाँ पर जो प्रश्न बताना है कि जो जेड है वो एक्स का भाई है या नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पहला इन्फॉर्मेशन यह है कि वाई एक्स का भाई है, ये हो गया वाई, और ये भाई है किसका, एक्स का। और जेड का भाई वाई है, मतलब जो जेड है इसका भाई कौन है, वाई है। ये भी लिख लो यहाँ पर। सॉरी, माफ़ करिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि y का भाई x है। ठीक है, मतलब जो ये y है ना इसका भाई x है, तो ये अगर भाई है तो इसको हम लोग प्लस के रूप में डिफाइन कर ले रहे हैं। फिर यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि ये जो z है इसका भाई कौन है, y है, यानी कि z का भाई y है और y का भाई x है, यानी कि x और y z के क्या हो गए, भाई भाई हो गए। इस स्टेटमेंट की सहायता से हम यह नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि जेड एक्स का भाई है, क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया है वह हमसे पूछ रहा है कि जेड के बारे में, तो यहाँ पर जेड का जेंडर डिफाइन नहीं हो पा रहा है। जेड यहाँ पर इन तीनों की बहन भी, इन दोनों की बहन भी हो सकती है और इन दोनों का भाई भी हो सकता है। तो पहले स्टेटमेंट की सहायता से हम यहाँ डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है, इसका भाई है कि बहन है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। अब दूसरे स्टेटमेंट की हम लोग सहायता लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है इन्फॉर्मेशन के रूप में, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर है एक्स वाई और जेड सहोदर भाई या बहन है। मतलब ये जो तीनों है ना, ये या तो भाई भाई हो सकते हैं या फिर भाई बहन हो सकते हैं। इस जो यहाँ पर स्टेटमेंट
सेकंड है, ये जो दूसरा कथन है इससे भी हम लोग यह डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि जेड का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, तो ये भी गलत हो गया चूँकि इन्होंने या का सिंबल यहाँ पर दे दिया। ठीक है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है इन दोनों की सहायता से हम यह डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि जेड जो है एक्स का भाई है कि बहन है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों हो जाएंगे गलत। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है कि कथन एक प्रश्न देने के लिए पर्याप्त है, तो ये गलत हो गया। दूसरा भी अपर्याप्त है। यहाँ पर ऑप्शन सी है कथन एक और दो दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि दोनों भी क्या हैं, अपर्याप्त हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है कि ए बी सी तीन स्थान पर इस प्रकार हैं। ए से बी के लिए तीन भिन्न रास्ते हैं, बी से सी के लिए चार भिन्न रास्ते हैं और ए से सी के लिए तीन भिन्न रास्ते हैं। इन रास्तों का प्रयोग कर कोई व्यक्ति कितने भिन्न मार्गों से ए से सी तक जा सकता है। ये प्रश्न है कुछ इस तरह से, ये हो गया ए से बी। ए से बी के लिए टोटल कितने रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि ए से बी के लिए तीन रास्ते हैं और बी से सी के लिए चार रास्ते हैं। यहाँ से यहाँ तक के लिए टोटल कितने रास्ते हैं, चार रास्ते हैं। अगेन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ए से सी के लिए तीन भिन्न रास्ते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए भी तीन भिन्न रास्ते हैं, ये भी तीन भिन्न रास्ते हैं ए से सी के लिए। तो अब टोटल बताया जा रहा है कि ए से सी तक जाने के लिए टोटल कितने रास्ते हो सकते हैं। तो देखो भाई, ये तीन रास्तों से इन चार तरीके से जा सकता है, तो तीन चौक के हो गया टोटल 12 रास्ता। तो ये तो टोटल यहाँ से जा सकता है। हो सकता है इन तीनों रास्तों से वह अलग अलग बार जाए, तो 12 ये इधर हो गया प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 15 रास्ता। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 था, ए से सी तक जाने का जो मार्ग था वो टोटल 15 मार्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है कि ए के पास कुछ सिक्के हैं, वह उनमें से आधे सिक्कों में दो सिक्के और मिलाकर बी को देता है। बी उनमें से आधे सिक्कों में से दो और सिक्के मिलाकर सी को देता है। सी उनमें से आधे सिक्कों में दो और सिक्के मिलाकर डी को देता है। तो डी के पास अब जितने सिक्के हैं वह दो अंकों की लघुत्तम संख्या है। शुरू में ए के पास कितने सिक्के हैं। यहाँ पर जो बताया जा रहा है टोटल ए से लेकर के डी तक चार व्यक्ति हैं, ये ए हो गया, बी, सी और डी। ठीक, ए के पास जो कुछ सिक्के हैं उनमें से वो आधा करता है और दो मिला करके बी को दे देता है। ठीक यही काम बी करता है, जिस देना बी के पास है वह उसका आधा करता है और दो सिक्के मिला करके सी को देता है, और सी भी सेम वही काम करता है और वह डी को दे देता है। तो लास्ट में जो डी के पास है वह इसमें जो इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है कि उसके पास दो अंकों की लघुत्तम संख्या है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, चूँकि यहाँ पर डी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताया गया है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि दो अंकों की जो लघुत्तम संख्या होती है वो 10 होती है। यहाँ पर 11 मानने की गलती मत करिएगा वरना गलत हो जाएगा। तो ये हो गया 10। अब मान लेते हैं डी के पास टोटल कितनी थी सिक्के, 10 था। चूँकि सी के पास जितना था वह उसका आधा किया था और दो एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके इसको दिया था। तो 10 में से 2 कम करो, 8 होगा, 8 का डबल हो जाएगा 16। चूँकि हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, तो 16 में से 2 अगर हम लोग कम करते हैं तो होगा 14, और 14 का डबल कर देंगे तो हो जाएगा 28। ये बी के पास सिक्के आ गए। अब बी से फिर हम 2 कम करेंगे, 28 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 26, और 26 का डबल कर देंगे तो ए के पास निकल के आ जाएगा 52। अब सेम यही प्रोसेस अगर आप लोग सीधे क्रम में भी फॉलो करोगे तो डी के पास टोटल कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और आंसर हो जाएगा 52। ठीक, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि श्रेणी ए बी सी डी ई डॉट 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 में 100वें स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा।
ठीक। तो आपके पास जो ऑप्शन है जी, आई, एच और जे हैं, इन्हीं चारों में से बताना है कि 100वें स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी एपी की। एपी मीन्स होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर जो वर्ण लिखे गए हैं अगर इसको आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये देखो, पहले है 1, इसके बाद में है 2, उसके बाद में है 3, इसके बाद में 4 डॉट 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 100। ठीक, ये हो गया 100। ये टोटल इसमें टर्म्स हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को जो बताना है कि 100वें नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, वही यहाँ पर इसको बताना है। ठीक, तो ये हो गया। तो चूंकि जो इसका डिफरेंस है, यानी कि इसका जो सार्वधातर है, एक एक का डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है कि नेचुरल जो सम होता है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का जो योग का फार्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, इसी फार्मूले पर हम अगर रख देंगे तो ये हमें nth टर्म का नंबर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू पुट करके रखते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग 14 रख देते हैं, ठीक है, तो 14 और यहाँ हो जाएगा 15 और बाई 2, तो यहाँ से हो जाए 15 सत्ते 105, ये ज़्यादा हो जाएगा, 14 नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग 13 रखते हैं तो 13 और यहाँ हो जाएगा 14, और 14 से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 13 सत्ते 91। यानी कि मान लेते हैं टोटल कितने हो गए, 13th टर्म हो गए। ठीक है, 13th टर्म जब हो जाएगा तो यहाँ से टोटल ये कंप्लीट हो जाएगा 91 लेटर्स, इधर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 91 टर्म्स इधर कंप्लीट हो गया। अब इधर 91 पे जो लेटर होगा, ये 13th नंबर पर जो लेटर आता है वो होता है यम। ठीक है, 91 नंबर पर कौन सा लेटर आ गया, यम। बताना है 100th नंबर पर कौन सा लेटर होगा, तो 91 में अगर हम लोग 9 ऐड करेंगे तो 100 होगा। और 9th आर्डर पर जो अल्फ़ाबेट का लेटर होता है वो होता है आपका आई। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई। अगले प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 है। इसमें बताना है x सप्ताह, x दिन, x घंटे, x मिनट और x सेकंड में कुल कितने सेकंड होते हैं। मान लो ये टोटल है। ठीक, तो चलिए अब इसको काउंट करते हैं। चूँकि यहाँ पर जो बताया गया है एक सप्ताह, एक दिन, एक घंटे, एक मिनट और एक सेकंड में टोटल कितने सेकंड होंगे, तो मान लेते हैं कि अभी जो एक सेकंड है इसमें टोटल कितने सेकंड होते हैं, एक सेकंड होते हैं। तो मिनट में, एक मिनट में टोटल कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अब इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में, एक मिनट में टोटल कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 टोटल कितने हो गए, 3600। चूँकि इसको दिन में कन्वर्ट करना है, एक दिन में 24 होते हैं। अगर 3600 में हम लोग 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा, 86400 इतना सेकंड आ जाएगा। फिर अब चूँकि इसको हमको वीक में कन्वर्ट करना है, तो एक दिन में टोटल आ गए अगर इतना सेकंड, तो एक वीक में होते हैं 7 डेज। तो इसमें से हम लोग 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एक वीक का। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 69481 सेकंड, ये टोटल आ गया। ठीक है, ये आ गया एक्स सप्ताह, एक्स दिन, एक्स घंटे, एक्स मिनट और एक्स सेकंड का। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 है। प्रश्न संख्या 36 है। पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं। क्यू का पति या पत्नी आर है, टी की माता यू है। ठीक है, यहाँ पर टोटल 6 परिवार हैं। क्यू की पति या पत्नी आर हो सकता है, मतलब इन दोनों का जेंडर यहाँ पर कंफर्म नहीं किया गया, बट इन दोनों में से कोई एक पति और पत्नी है। टी की माता यू है, जो टी है इसकी माता यू है। यहाँ पर यू को बना लो और यहाँ पर टी को बना दो। टी की माता यू है और यू की पुत्री यस है। पी की पुत्री टी है और आर का पुत्र पी है। यहाँ पर आर का पुत्र पी है, यहाँ पर लो बना लो आर का पुत्र, ये पी हो गया। आर का पुत्र पी है और पी की पुत्री टी है, यानी कि ये हो गई आर की पुत्री, सॉरी ये हो गई पी की पुत्री। देखो फिर से देखो, क्यू और आर पति पत्नी है, मतलब जेंडर कंफर्म नहीं, या तो क्यू पत्नी हो सकती है और या फिर क्यू पति हो सकता है। बट यहाँ पर कंफर्म है कि जो इन दोनों का पुत्र है कौन है, पी है, और पी की पुत्री है टी। ठीक, और टी की माता कौन है, यू। अगर ये पी, टी के पिता पी हैं और टी की माता यू है, तो पी और यू में पति और पत्नी का संबंध हो गया। ठीक, ये तो यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन और जो आपको बताया जा रहा है कि यू
की पुत्री एस है, तो यहाँ पर ये अगर यू की पुत्री है, ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं, तो यहाँ पर पी की भी पुत्री कौन सी हो जाएगी, यस हो जाएगी। ठीक, अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है, टी का दादा या नाना क्यू है। टी यहाँ है और इसका दादा या नाना बताया जा रहा है क्यू है। चूँकि इन दोनों में अभी कंफर्म नहीं है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो इसलिए पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा है टी की दादी या नानी क्यू है। टी की दादी या नानी क्यू है, फिर से वही कंडीशन, इसलिए ये भी गलत। ठीक है, यहाँ पर जेंडर कंफर्म नहीं है अभी। दूसरा है पी की माता आर है। जो यहाँ पी है, पी की माता आर है, फिर से वही कंडीशन, अभी इन दोनों का जेंडर कंफर्म नहीं है, तो ये भी गलत। डी देखते हैं। डी की प्रपौत्री या दोहत्री टी है, मतलब इन दोनों का तो कंफर्म नहीं है, बट ये लोग जो हैं क्यू और आर, इस टी को क्या बुलाएंगे, या तो इसकी अगर ये लोग ये जो टी है इसको क्या कह के पुकारेंगे, या तो दोहौत्री कह के पुकारेंगे या फिर प्रपौत्री कह करके पुकारेंगे। तो इसलिए जो 36 है इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। 37 में बताना है कि किसी राज्य के 3 शहरों पी क्यू आर के बारे में नीचे दिए गए 2 कथनों के बारे में विचार करना है। प्रश्न संख्या 1 है, पी शहर क्यू से कितनी दूर है। ये है प्रश्न कि जो पी है वह शहर से कितनी दूर है। कथन 1 है कि शहर क्यू शहर आर से 18 किलोमीटर दूर है। मान लो ये क्यू हो गया और ये हो गया आर, इन दोनों का जो डिस्टेंस हो गया 18 किलोमीटर हो गया। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, क्या पहले स्टेटमेंट से हम लोग बता पा रहे हैं कि पी क्यू से कितनी दूर है, नहीं, तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। दूसरा बताना है कि शहर आर से 43 किलोमीटर दूर है, मतलब जो शहर पी है वो आर से 43 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसका जो डायरेक्शन है वह फिक्स नहीं है, वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो इससे भी हम लोग यह कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि पी से शहर कितनी दूरी पर क्यों है, तो ये भी हो गया गलत। तो इस तरह से दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो कथन के रूप में दिए गए थे ये दोनों गलत हो जाएंगे और इसका भी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है सिलाक्स का प्रश्न और यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं और कंक्लूजन है, हम इसको जूम कर दे रहे हैं। ठीक, अब बताना है यहाँ पर जो कथन है कि सभी कलमें किताब हैं, कोई कुर्सी कलम नहीं है। यानी कि 2 स्टेटमेंट हैं, पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। इन दोनों से जो रिलेशन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। चूँकि बताया गया है सभी कलमें किताब हैं, कोई भी कुर्सी कलम नहीं है। यहाँ पर देखो दोनों में रिलेशन बनेगा, चूँकि वैल्यू दोनों में यहाँ पर कलम है और कलम दोनों में कॉमन है, दोनों पर वैल्यू 100 है। ठीक है, पहला कंक्लूजन देखते हैं। सभी कुर्सियाँ किताबें हैं, सभी कुर्सियाँ किताबें हैं। देखो ये है जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताया गया था पॉजिटिव और नेगेटिव का था, तो अभी हमने बताया कि इन दोनों से मिल करके जो कंक्लूजन बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। यहाँ है पॉजिटिव तो ये हो गया गलत। कुछ कुर्सियाँ कल में हैं, कुछ कुर्सियाँ यहाँ हैं कल में यहाँ है, तो चूँकि रिलेशन तो सही है बट ये पॉजिटिव नेगेटिव से ये हो गया गलत। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं कि सभी किताबें कुर्सियाँ हैं, सभी किताबें यहाँ पर हैं और कुर्सी यहाँ पर हैं। किताबें यहाँ हैं, किताबों पर जो यहाँ पर वैल्यू है 50 है और यहाँ पर वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया, तो ये भी हो गया गलत। कोई भी कुर्सी किताब नहीं है, कोई भी कुर्सी किताब नहीं है। तो देखो कुर्सी यहाँ पर है, वैल्यू कितना है 100 है, ये भी सही है। और यहाँ पर देखो किताब है, किताब पर वैल्यू कितना है 50 और यहाँ पर जो किताब पर वैल्यू है 100 है, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। तो इस तरह से जो प्रश्न था हम लोगों का 38, इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा देखते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन क्या हो गया डी हो गया, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं अनुसरण करता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगेन फिर से सिलाक्स का है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या आंसर होगा।
ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं, सभी शिक्षक इंजीनियर हैं, सभी इंजीनियर वैज्ञानिक हैं। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर है और यहाँ पर शिक्षक है, यहाँ शिक्षक है, यानी कि इन तीनों में रिलेशन बनेगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर हैं, जो निष्कर्ष है कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक यहाँ पर हैं और डॉक्टर यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इन तीनों में रिलेशन बनेगा, तो ये भी क्या है, सही है। दूसरा देखते हैं, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं। क्या है, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं। इंजीनियर यहाँ पर हैं और डॉक्टर यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखो सभी इंजीनियर तो डॉक्टर नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए दूसरा हो गया गलत। तीसरा देखते हैं, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, इंजीनियर यहाँ पर हैं। ठीक है, या यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इंजीनियर और डॉक्टर के लिए हम लोगों को स्टेटमेंट 1 और 2 की आवश्यकता है, तो यहाँ पर कुछ का रिलेशन है, तो इसलिए ये तीसरा जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3 अनुसरण करते हैं। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि निष्कर्ष 1 और 3 फॉलो करते हैं, यानी कि तीनों अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या अगली देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देखते हैं। 8 विद्यार्थी हैं, ABCDEFGH किसी वृत्ताकार मेज के प्रत्येक मेज के केंद्र की ओर मुख किए हुए एक दूसरे के आमने सामने समान दूरी पर बैठे हैं, किंतु आवश्यक नहीं है कि वह इसी क्रम में हो। बी और डी ना तो सी के सन्निकट हैं और ना ही सी के ठीक सामने बैठे हैं। ई और डी के बीच में ए बैठा है और बी और एच के बीच में एफ बैठा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित रूप से सही है। तो यहाँ पर जो कंडीशन बताया गया है इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग 2 डायग्राम बना लेते हैं। क्योंकि टोटल 8 लोग हैं, तो यहाँ पर हम लोग 8 लोगों को बैठा देते हैं। ठीक, ये 8 यहाँ हो गए, ये 8 यहाँ पर। ठीक, ये हो गए टोटल। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि 8 लोगों को बैठाना है और बी और डी ना तो सी के सन्निकट हैं, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ई और डी के बीच में ए बैठा है, तो मान लेते हैं ई यहाँ है। ठीक है, और ये यहाँ है और टी यहाँ पर है। और जो सी है वो ना तो डी और ना ही बी के ठीक सन्निकट है, मतलब ना तो सी यहाँ हो सकता है और ना सी यहाँ हो सकता है, तो सी को हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं। और इसके बाद में बताया गया है एच और बी के बीच में एफ बैठा है, तो एच यहाँ पर बैठा देते हैं और बी को यहाँ पर बैठा देते हैं और एफ हो जाएगा यहाँ पर। तो और यहाँ पर एक बच गया, तो जी को यहाँ पर बैठा देते हैं। ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या हो सकती है कि इनके आर्डर को हम रिप्लेस कर दें, यानी कि डी को यहाँ पर बैठा दें, ये यहीं होगा और ई यहाँ हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम लोग बी को बैठा दें और यहाँ पर हम लोग एफ को बैठा देते हैं, यहाँ पर हो गया एच। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक, और यहाँ हो जाएगा जी। अब जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित रूप से सही है, इसको देख लेते हैं। तो जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पहला है ऑप्शन ए कि ए और जी के बीच में बी बैठा है। ए यहाँ है, जी यहाँ है, दोनों तरफ से अगर देखेंगे तो ठीक बीच में जी नहीं बैठा है। ठीक है, मतलब जो ए और जी के ठीक बीच में बी नहीं बैठा है, पहला तो हो गया गलत। दूसरा क्या है, जी के ठीक सामने सी बैठा है, जी के ठीक सामने सी बैठा, जी के यहाँ पर देखो बगल में बैठा है और यहाँ भी बगल में बैठा है, तो दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। यफ के ठीक सामने ई बैठा है, अगर देखो यफ यहाँ है, यफ के यहाँ पर ये बगल में बैठा है और यहाँ पर यफ के सामने बैठा है, मतलब दोनों डायग्राम में अगर एक ही जैसी आकृति बनती तो सही होता, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। इसमें बताना है कि एक व्यक्ति एक्स कुछ कलमों
6 बच्चों ABCDEF में बांटना चाहता है। यदि A को मिली कलमों की संख्या B को मिली कलमों की संख्या की 2 गुनी, C को मिली कलमों की संख्या की 3 गुनी, D को मिली कलमों की संख्या की 4 गुनी और E को मिली कलमों की संख्या की 5 गुनी और F को मिली कलमों की संख्या की 6 गुनी हो तो X को न्यूनतम कितनी कलम खरीदनी चाहिए कि हर एक को मिली कलमों की संख्या एक सम संख्या हो। तो उसके लिए क्या करना है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग करेंगे तो A बराबर क्या आ जाएगा 2B इसके बराबर आ जाएगा 3C, इसके बाद में ऐसे आ जाएगा 4D, इसी तरह से आ जाएगा 5E, इसी तरह से आ जाएगा 6F। ठीक, ऐसे आएगा। जब हम इन सभी का रेशियो लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा और इनका जो हम करेक्ट एक्यूरेट रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा। जब इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा 147। इनका टोटल अगर हम लोग सम निकालेंगे तो चूँकि हमको यही बताना ही था कि वह कितना कलम खरीदना चाहे जिससे वह हर किसी को कलमों की संख्या जो प्रदान करे वह एक सम संख्या हो। तो सम संख्या लाने के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है, ये जो टोटल निकल के आ रहा है 147 आ रहा है। तो 147 ये है ऑड नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर को हमको इवन में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 147 का डबल होता है साथियों 294। तो क्वेश्चन नंबर जब 47 था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 294। अगले प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, इसको हम जूम कर दे रहे हैं। ये है कि 6 व्यक्ति ABCDEF वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या जो 1 है, A के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है ये बताना है। कथन 1 है C के ठीक सामने B बैठा है और E के ठीक सामने D बैठा है। तो यहाँ पर चूँकि टोटल 6 लोग हैं तो यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर जो C के ठीक सामने B बैठा है, अगर C यहाँ है तो B यहाँ पर बैठेगा। ठीक, और इसके बाद में जो बताया गया है कि E के ठीक सामने D बैठा है, E के ठीक सामने D बैठा है। अब मान लेते हैं हम लोग E यहाँ पर बैठा है। ठीक, E यहाँ पर हो गया और E के ठीक सामने कौन बैठा है, D बैठा है। तो हम लोगों को जो बताना था कि A के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो एक से तो हम लोग बता नहीं पाएंगे। ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं कि B के ठीक बाईं ओर F बैठा है। B के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, F बैठा है। तो ये यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, तो F अगर यहाँ बैठा है तो एक अकेला बच गया, A यहाँ पर बैठा है। तो हम लोगों को जो फाइंड आउट करना था कि A के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो A के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, E बैठा है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। तो जो ऑप्शन है अकेला एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, गलत बात है। अकेला कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये भी गलत है। कथन 1 और कथन 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। अब जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कथन 1 और कथन 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, ये भी गलत हो गया। कथन 1 और कथन 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। क्योंकि अगर इस फिगर को हम लोग डायरेक्ट देखें कि A के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तो डायरेक्ट हम लोग बता ले जाएंगे कौन सा है, E है। बट यहाँ पर ये तो इसने कभी कन्फर्म, हमने यहाँ पर मान लिया, इसने केवल यह बताया था कि C और B ठीक सामने बैठे हैं और D और E ठीक बैठे हैं। बट इनका आर्डर कौन सा है, यहाँ पर D भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके बगल में D बैठ सकता है। अगर ऐसे बैठाएंगे तो D हो जाएगा, इस पोजीशन में बैठाएंगे तो E हो जाएगा। तो इसलिए दोनों कथन जो हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 49 है कि मनीषा की आयु क्या है। कथन 1 है मनीषा अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। ठीक है, क्या ऐसे डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि मनीषा की आयु क्या है, तो पहला कथन हो गया गलत। दूसरा देखते हैं 5 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी माँ की आयु का 3:5 के अनुपात में हो जाएगा। जो उसकी माँ की आयु है
और जो मनीषा की आयु है वो 3 और 5 के अनुपात में होगी। कब? जब 5 वर्ष का बाद। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम 1 और 2 को मिला दें तो इन दोनों की सहायता से यह बता सकते हैं कि मनीषा की आयु क्या है। कैसे देखते हैं, देखो 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी माँ की जो आयु का रेशियो है 3:5 है, यानी कि 5 वर्ष हो चाहे उससे पहले की बात है, जो उनमें एज का गैप होगा वो तो सेम होगा। तो यहाँ पर जो गैप दिया है टोटल है 2 यूनिट। ठीक, और इस प्रश्न में जो डेटा दिया गया है कि मनीषा अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है, यहाँ पर कितने वर्ष का वह छोटी दिखाई दे रहा है? 2 यूनिट का। और इस प्रश्न में टोटल दिया गया है 24 वर्ष का। ठीक है, तो 1 यूनिट का यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा 12 आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर हमसे यह केवल पूछा गया है कि मनीषा की आयु क्या है, और यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो यह हमको बताना है क्या इन दोनों कथनों की सहायता से हम उसकी आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो हाँ, यह ज्ञात कर सकते हैं। और 1 यूनिट की वैल्यू जो आ गई 12 आ गई, और मनीषा का एक्चुअल में कितना है 3 है, तो 12 3 36 हो जाएगा। ये चूँकि 5 वर्ष के बाद का है तो इसमें से हम लोग 5 घटा देंगे, तो 36 में से अगर 5 घटा देंगे तो ये उसकी उम्र निकल के आ जाएगी 31 वर्ष। तो ये जो कथन 1 और 2 दोनों मिल करके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या अगला क्या है, यह है प्रश्न संख्या 15 कि 6 व्याख्यान ABCDEF जो प्रत्येक 1 घंटे की अवधि के हैं। ठीक है, टोटल 6 व्याख्यान हैं ABCDEF करके हैं, प्रातः 8 बजे से और 2 बजे तक यह नियमित ये चलते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं। और इसमें जो बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्नों और 2 कथनों पर विचार करना है। प्रश्न 1 है कि तीसरा व्याख्यान की अवधि पीरियड में कौन सा व्याख्यान है। मतलब जो टोटल 6 व्याख्यान हैं ए से लेकर के एफ तक, उसमें से बताना है कि तीसरा व्याख्यान की अवधि पीरियड में कौन सा व्याख्यान होगा ABCDF में से। कथन 1 है कि व्याख्यान एफ के ठीक पहले व्याख्यान ए और ठीक बाद में व्याख्यान सी हुआ। यानी कि ये अगर एफ है, इसके ठीक पहले ए हुआ और इसके ठीक बाद कौन हुआ? सी हुआ। तो क्या इसके पहले हम अब प्रश्न संख्या जो 1 यहाँ पर बताया गया था, प्रश्न जो हमसे पूछा गया था कि तीसरी व्याख्यान किस चीज़ का होगा, वो तो हम पहले की स्टेटमेंट की सहायता से नहीं बता पा रहे हैं। चूँकि टोटल कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, अब देखो दूसरा अगर जो यहाँ पर कथन बताया जा रहा है कि व्याख्यान बी के बाद कोई व्याख्यान नहीं है, यानी कि जो बी है वो एकदम आखिरी में है। अब इन तीनों को हम इतने में से कहीं भी किसी भी आर्डर पर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये कन्फर्म तो नहीं हो पाएगा कि तीसरे पीरियड में कौन सा व्याख्यान हुआ। तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि इसमें से दोनों जो ऑप्शन हैं जो कथन के रूप में दिए गए हैं ये पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 है। प्रश्न संख्या 55 एक संख्या आधारित ताला है जिसके लिए 3 अंक की व्यक्तिगत अभिज्ञान का संख्या पिन है। पिन में 1 से 7 तक अंक हैं, कोई अंक दोबारा नहीं आता। पिन के अंक बाएं से दाहिने तरफ घटते हुए क्रम में हैं। पिन के किन्हीं 2 अंकों के बीच कम से कम 2 का अंतर है। अधिकतम कितने प्रयासों में पिन का निश्चित पता लगाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो ये जो प्रश्न है साथियों, इसके लिए टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं? 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो कैसे, अब देखते हैं इसको। देखिए जो प्रश्न बताया गया था कि जो हमको नंबर यूज़ करना है, पिन 1 से लेकर के 7 तक यूज़ करना है, बट जो बाएं से दाहिने तरफ में घटते हुए आर्डर में लिखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि 2 नंबर के बीच में जो गैप होना चाहिए मिनिमम 2 का गैप होना चाहिए। तो ऐसे टोटल यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ऐसे टोटल केवल 10 पॉसिबिलिटी हैं जिनको हम अगर अरेंज करना चाहें और उनके मध्य में 2 का गैप हो तो ऐसे टोटल यहाँ पर केवल 10 ही पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से इस प्रश्न का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 है। 56 क्या है कि एक वृत्त
पर एक समान दूरी वाले 8 बिंदु हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष और व्यास को एक भुजा लेकर कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। एक वृत्त है, चलिए सबसे पहले हम लोग वृत्त यहाँ पर बना लेते हैं। ये हो गया वृत्त, यहाँ पर टोटल 8 बिंदु हैं। ठीक, ये हो गए 8 बिंदु, ये सब इक्वल डिस्टेंस पर हैं। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है, इन बिंदुओं को शीर्ष और व्यास को एक भुजा लेकर कितने समकोण त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। मान लो ये है इसका डायमीटर, ठीक है। इस डायमीटर से एक यहाँ से बिंदु लो और यहाँ पर टोटल कितने समकोण त्रिभुज खींचे जा सकते हैं, यही फाइंड आउट करना है। तो देखो, अगर ये व्यास है तो यहाँ से इसके एक बिंदु से लेकर के हम यहाँ पर एक राइट एंगल बना सकते हैं। फिर यहाँ से 2, ठीक है, यहाँ से तक 3 हो गया। ठीक सेम 3 इधर बनेंगे, तो 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। मतलब अगर हम एक डायमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो इन 8 बिंदुओं की सहायता से हम टोटल 6 समकोण त्रिभुज बना पाते हैं। तो टोटल ऐसे 4 डायमीटर होंगे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक, टोटल हो जाएगा यहाँ पर 24। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 56 था, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 24। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 बहुत ही मज़ेदार और शानदार प्रश्न है साथियों। इसमें बताना है कि जो अपराह्न 3:16 बजे अपराह्न 3:17 बजे के बीच घड़ी की घंटे और सुई की मिनट की सुई एक साथ मिलती है, क्या ये सही है? इन पर हमें विचार करना है। तो 3 बजे 3:16 और 3:17 के बीच में ये घंटे और मिनट की सुई एक साथ मिलती हैं, यही हमको बताना है। तो वह कितने बजे मिलती हैं? मान लेते हैं 3 बजे, ठीक है, और 3 बज करके x मिनट पर ये एक दूसरे को मिलती हैं। तो हमने संपाति का जो आप सभी को बताया है फार्मूला क्या होता है, इसी में हम क्या कर देते हैं 60/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 180/11। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 11 कन्ने 11 और 11 छक्का 66 हो जाएगा। 66 जब हो जाएगा तो प्लस यहाँ से हो जाएगा 16 सही 4/11 हो गया यहाँ पर। ठीक, ये कितना हो गया 16 सही 4/11। यानी कि देखो, जब संपाति का कंडीशन होता है तो जो घंटे वाली समय दिया जाएगा उसी में हम लोगों को 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। सॉल्व करने पर जो मिनट आता है उतने मिनट पर क्या होता है, वो घड़ी की और घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण कह लो या संपाति, एक ही बात होता है। तो यहाँ पर जो बताया गया है 3:16 और 3:17 के बीच में, तो ये देखो 16 मिनट है, 3:16 और इतना मिनट, और ये जो मिनट आ रहा है 16 और 17 के बीच आ रहा है। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दूसरा देखो, दूसरे के लिए हमें कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है 4:58 और 4:59 बजे के बीच घड़ी की मिनट और मिनट की सुई और सेकंड की सुई एक साथ मिलती है। भैया देखो, ये है पूरा डायल, ठीक है, ये है 12 और यहाँ है आपका 4 और ये है आपका यहाँ मिनट की सुई। चूँकि आप सभी को पता है जो सेकंड वाली सुई होती है ये ऐसे लगातार कंटिन्यूस घूमती रहती है, और ये 4:58 और 59 बजे के बीच में सेकंड वाली सुई, जाहिर सी बात है ये ओवरलैप करेगी, यानी कि एक बार 0 डिग्री का कोण बना देगी। तो ये तो पहले सही हो गया, इसको हमको सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से जो 68 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये है सीरीज़ का क्वेश्चन, इसमें हम लोगों को बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। 2, 12 और ये है, ठीक है। इसको 2 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो इसका हम लोग डिफरेंस पता कर लें, ठीक है, ये हो गया पहला मेथड। दूसरा क्या है कि अच्छा चलो देखते हैं डिफरेंस मेथड से। यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 24 और यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो जब हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 10, 24, 44, 70 और यहाँ से देखिए अभी यहाँ तक हम लोग इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक। फिर यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। एक स्टेप में हमें कुछ नहीं पता चला, फिर दूसरे स्टेप में हम लोगों ने बढ़ा तो यहाँ पर भी कुछ लॉजिक देखने को नहीं मिला। बट अगर तीसरे स्टेप में हम लोग आते हैं तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। तो सेम यही 6 का डिफरेंस यहाँ पर भी होगा। तो इस 26 में 6 हम लोग जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग 70 में 32 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। ठीक इसी तरह 150 में 102 जोड़ देंगे तो यहाँ से हम लोगों का टोटल निकल के आ जाएगा 200
52 आंसर। तो इस क्वेश्चन को साथियों डिफरेंस मेथड से सॉल्व करना था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी 252। अच्छा, एक लॉजिक इसमें और लग सकता था, वो क्या है देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, ठीक, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, ठीक। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 216 प्लस 36 कितना हो गया, 252 हो गया। अगले प्रश्न की तरफ अब हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। प्रश्न संख्या 30 क्या है, एक शून्येतर अंक अंग्रेजी वर्णमाला में एक स्वर और एक व्यंजन कैपिटल में पासवर्ड बनाने में इस तरह प्रयुक्त किए जाने हैं कि हर पासवर्ड स्वर से शुरू हो और व्यंजन पर समाप्त हो, तो ऐसे कितने पासवर्ड बनाए जा सकते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि शून्येतर अंक मतलब जीरो नहीं यूज करना है। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर स्वर से शुरू हो, तो पहला अक्षर वॉवेल से शुरू हो, ठीक है, और जो लास्ट अक्षर है वो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से, और यहाँ पर मिडिल में हमको डिजिट काउंट करना है, ठीक। तो टोटल कितने होते हैं वॉवेल, 5, ठीक है। डिजिट हम लोगों को जीरो नहीं काउंट करना है तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर टोटल कॉन्सोनेंट होते हैं 21। इन सभी का जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 5, 9 बचे 45, 45 दूना 90, तो यहाँ से हो जाएगा 945। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 है कि किसी मेज़ पर 9 प्याले इस तरह से सजा कर रखे गए हैं कि उनकी पंक्तियों और कॉलमों की संख्या समान है। इनमें से 6 प्यालों में कॉफ़ी और 3 प्यालों में चाय है। इन्हें कितनी प्रकार से इस तरह रखा जा सकता है कि प्रत्येक पंक्ति में कम से कम एक में कॉफ़ी का प्याला हो, ठीक है। तो ये साथियों आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक। तो इसको साथियों आप लोगों को आंसर कमेंट में बताना है। आई होप साथियों इसमें जो भी जिस तरह से जो यूपीएससी द्वारा प्रश्न रीजनिंग में पूछे जाते हैं सी सेट के पेपर में, आप लोगों को उसमें कुछ आइडिया लगा होगा और ये ज़रूर ही आप लोगों को हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। थोड़ा सा इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा कि इसमें जो लिखने का लिखावट है, तो ये कोई मायने नहीं रखता साथियों, इसमें हम लोग धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जाते जाते साथियों एक चीज़ और, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, इससे अगर आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिला हो तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ साथियों हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।